गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग या हम कहें तो हम सब्जेक्ट एजुकेशन पढ़ रहे हैं। एजुकेशन में हम लोग यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने समावेशी शिक्षा का इतिहास क्या है, विशिष्ट शिक्षा का इतिहास क्या है और एकीकृत शिक्षा क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। इनके अब हम लोगों को पढ़ना है लीगल प्रोविजन, जो कि हम लोग के सिलेबस में दिया है। क्या है लीगल, क्या है लीगल प्रोविजन, ठीक है ना, लीगल प्रोविजन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधिक प्रावधान। क्या बोलते हैं, विधिक, विधिक प्रावधान है आपका, विधिक प्रावधान है। इसमें क्या है आपकी, इसमें क्या क्या चीज हम लोग को पढ़नी है, नीतियां पढ़नी है और अधिनियम पढ़ने हैं। क्या पढ़नी है, नीतियां पढ़नी है, नीतियां और अधिनियम पढ़ना है आपको। अधिनियम पढ़ना है हम लोगों को ना यहाँ पर। तो इसमें हम लोग पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन जो होते हैं उनको पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्या क्या है, उन सब चीजों क्या क्या पढ़ना है, ये एक बार मैं यहाँ पर पूरा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एनपीई पढ़ना है। एनपीई जो है आपका कब आया था, 1986 में, ये वाला पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरे में आपको पढ़ना है पीओ, पीओए। एनपीई का मतलब क्या हो जाएगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, दूसरा आपका पीओए है, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मतलब कार्यक्रम योजना। ये कब आया था, 1992 में आया था। ठीक है ना, क्लियर, ये आया। फिर आपका यहीं पर आरसीआई की बात करेंगे। आरसीआई, आरसीआई का क्या होता है, आरसीआई को हम बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इंडियन एक्ट होता है। तो आरसीआई, आरसीआई की स्थापना कब होती है, 1992 में होती है। फिर नंबर 4 आपको पढ़ना है जो 1995 में है। 1995 में क्या आया था आपको, तो ये आया था पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। क्या आया था, पीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, उसको बोलते हैं नेशनल, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा आपका, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्यक्रम योजना, कार्यक्रम योजना बोलते हैं। तीसरा जो है आपका, जो तीसरा आता है, तीसरे के बारे में देखिए क्या है आपका, आरसीआई हम लोगों ने लिखा था, जो कि 1992 में आया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिहैबिलिटेशन काउंसिल। ठीक है, लिखेंगे रिहैबिलिटेशन, ठीक है ना, रिहैबिलिटेशन आपका क्या आएगा इसमें, इसमें हम लोग पढ़े 1992 रिहैबिलिटेशन
ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ, ठीक है, लिखिए रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन काउंसिल, COUN, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ क्या है आपका, इंडिया एक्ट है, ठीक है ना, इंडिया एक्ट है आपका ऑफ, ठीक है, ऑफ इंडिया एक्ट है आपका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, लिखेंगे भारतीय पुनर्वास, ठीक है ना, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम होता है, ठीक है ना। फिर आपका नंबर 4 पे क्या आता है, नंबर 4 पे आपका आता है, मैंने क्या बताया था 1995 में जो आया था, 1995 में PWD एक्ट आपका आया था, क्या था, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इज एक्ट, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट है आपका, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम होता है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर नंबर 5 पे हम आएंगे, नंबर 5 पे हम देखेंगे क्या होगा हम लोग का, नंबर 5 पे, नंबर 5 पे अब इसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4, 4 हो गया, हम लोगों ने जो ये पढ़ लिया। अब फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है आपका 2001 2002 में आता है SSA, जिसको बोलते हैं 2001 और 2002 में आता है, इसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से ना, इसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, सर्व शिक्षा अभियान के बाद 2001 में ये हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका आता है 2006 में, क्या आता है, NPD आता है 2006, उससे पहले आपका NCF आता है, नंबर 6 पर NCF कब आता है, 2005 में आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको बोलेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, लिखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है ना। नंबर 6 पर ये आ गया, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है ना, 6 पॉइंट ये हो गए। अब 7 नंबर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिख रहा है, 2 सेकंड कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद नंबर 7 पे हम लोग देखेंगे, नंबर 7 यहाँ पर दिख रहा है आपको, नंबर 7 पे हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पर हो गया, अब हम लोग लिखेंगे क्या, NPD, ये कब आया था, 2006 में आया था, ठीक है ना,
2006 में है। इसका नाम क्या है आपका? नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी। लिखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज, ठीक, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज है आपका, ठीक है ना, ये है आपका। फिर इसके बाद इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखेंगे निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति। लिखेंगे निःशक्तता निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति। नीति, ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर 8 पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों ने इतनी चीजें कर ली। फिर आपका आता है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसको बोलते हैं UNCRPD। क्या था? UNCRPD, ठीक है ना, ये क्या था? UNCRPD। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यूनाइटेड, दिख रहा है यहाँ तक? ठीक दिख रहा है। लिखेंगे यूनाइटेड, लिखिए यूनाइटेड नेशन ठीक है, लिख लिया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ persons with disabilities। ठीक है ना, ये वाला आपका है पूरा का पूरा, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में लिखते हैं विकलांग व्यक्तियों के ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ठीक है ना, ये इतना पूरा का पूरा आपके सामने है। ये क्लियर? इतने पॉइंट सर किस सन में आए थे? ये अच्छा, हाँ, सन ने दिखा इसका। सन जो है ये 2007-8 में हम लोग, ये सन 2000 मुख्य रूप से 8 में हमको मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो हम लोग का बना था, वो क्वेश्चन बना था कि इसको जो है कह सकते हैं फिर से इसमें संशोधन जब किया गया, तो किस सन में संशोधन किया गया? तो संशोधन वाला भी आता है आपका 2016, ठीक है ना। 2016 जो संशोधन हुआ था, वो संशोधन वाला यहाँ पर पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। तो अब क्या है, जो 2008 में हुआ था, 8 के साथ अभी 2016 में जो आया था, उसको भी लेकर ये पूछते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, क्लियर? इतनी चीजों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जी।
जस्ट नोट कर लिया सब लोगों ने? जी सर। चलो चलिए अब चलिए ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके लीगल प्रोविजंस होती क्या चीज है। तो अगर हम देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ढांचा है, हम कह सकते हैं हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया? कहते कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 clearly state in the preamble that everyone has the right to equality of status and of opportunities। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता का अधिकार है। ठीक, जब ये बात कही गई तो यहीं से निकल कर आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी इन्होंने कहा। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा? कह रहे कि द आर्टिकल 41 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक assistance in certain cases including disembowelment। मतलब कि ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 41 में, किसमें? 41 में, अनुच्छेद 41 में, इसको नोट करिएगा, आर्टिकल 41 में, ठीक, आर्टिकल 41 में विकलांगता से कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का समर्थन करता है। मतलब कि यहाँ पे डिसेबिलिटीज के लिए सबसे पहले 41 में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक, डिसेबिलिटीज से रिलेटेड यहाँ पर इस आर्टिकल में हम लोगों को क्या करते हैं? पढ़ने को मिलता है यहाँ पर। अनुच्छेद 41 में हम लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है। फिर इसी के आगे एक कदम दो कदम और चलते हैं, थोड़ा और गहराई से अगर हम इसको देखें तो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अगर हम अपने भारतीय संविधान में देखते हैं तो अनुच्छेद 45 में, किसने? आर्टिकल 45 में क्या कहा गया? आर्टिकल 45 में कहा गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई है। ठीक है ना? क्या कहा गया कि 14, मतलब कह रहे कि फर्दर आर्टिकल 45 कमिटीज ऑफ द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि इसी में, अब देखिए यहीं पर 45 में कहा गया कि सभी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसी के आधार पर संविधान के 86वां संशोधन जो होता है उसमें क्या कहते हैं? 86वें संविधान संशोधन में कहते हैं अमेंडमेंट 86वां जो संशोधन होता है, 86वां संशोधन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें 86वें संशोधन में 2002 में, ये कब हुआ था संशोधन? 2002 में हुआ था, याद रखिएगा। सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। उसमें जो है संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कहा है, आयु के वर्गों के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान करने का अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। सभी बच्चों को, केवल विकलांग नहीं, सभी किसी भी प्रकार के बच्चे हों उन सबको जो है शिक्षा का अधिकार होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, 1986 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, क्लियर। चलिए सबसे पहले 1986 अपने कॉपी में डालिए सब। सर सर शिक्षा कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। हाँ हाँ, 86 संविधान संशोधन जो 2002 में होता है, ठीक ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ना नेशनल, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना, कब आया था, 1986 में आया था आपका। चलिए इसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या क्या पॉइंट इसमें दिए हैं। इसमें सबसे पहले कहता है कि द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज ए, कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज ए पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एजुकेशन एमंगेस्ट इंडियाज पीपल। मतलब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। अगर इसकी कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो इससे पहले भी पता चलेगा कि नीति में ग्रामीण और शहरी भारत के कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति कब बनी थी तो आप बता सकते हैं भारत की, कहते हैं द फर्स्ट एनपीई वाज प्रेमलेंट, मतलब जो बनता है 1986, पहली शिक्षा नीति कब बनती है, 1968 में बनती है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी बताइए, उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जब उनकी सरकार थी तभी इस नीति का निर्माण हुआ था। और दूसरी नीति जब बनी थी तब कौन था, जब दूसरी नीति बनी थी 1986 में, उस समय तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक, इंदिरा गांधी जी थी। लेकिन जब ये दूसरी शिक्षा नीति बनी थी तो ये कौन था, राजीव गांधी थे, ये दोनों क्या थे, प्रधानमंत्री थे अपने अपने काल में। पहली शिक्षा नीति कब आई थी, वो 1968 में आई थी, उस समय प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। दूसरी जब आई थी 1986 में तो उसके कौन थे, उसके राजीव गांधी थे, क्या थे, प्रधानमंत्री थे। मतलब कि लागू करने वाले यही दो लोग थे, इन्हीं दो के काल में। अब तीसरी शिक्षा नीति जो आई है वो आपकी 2020 में आई है। तो इसको क्या कहते हैं, ये किसके कार्यकाल में है, तो किनके कार्यकाल में आई है, आपकी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ये तीन शिक्षा नीतियां अभी तक आई हम लोग के भारत में। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर। तो 1986 में ऐसी क्या बातें थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में अन्य समूहों के साथ विकलांगता से जुड़े बच्चों को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मतलब कहते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 stresses the need for integrating children with disability with other groups। मतलब विकलांगता के साथ, ठीक है, विकलांगता के साथ, ठीक है, विकलांगता के साथ उन बच्चों को
विकलांगता के साथ जो है सामान्य बच्चों में बैठाना, सामान्य शिक्षा देना। ठीक, कह रहे कि विकलांगता के साथ सामान्य शिक्षा देने की बात सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने नीड्स को खोजा था, मतलब कि इनकी आवश्यकता को महसूस किया, इनकी जरूरतों को महसूस किया, किसके, अन्य समूहों से, किसके, अदर ग्रुप से जोड़ने की बात करी, अन्य समूह से जोड़ने की बात करी, जोड़ने की बात की। ठीक है, जोड़ने की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि 1986 का मेन मकसद क्या था। तो 1986 का मेन मकसद था कि जो विकलांगता के साथ जो बालक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाना, और कैसे लाना है, सामान्य बच्चों, जो अन्य उनसे अलग जो समूह है उन बच्चों के समूह के साथ उनको जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है ना, जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसा कि एनपी में कहा गया कि 1986 का लक्ष्य, ठीक है ना, कहते हैं एनपी का एम क्या था, ठीक है ना, एम क्या था कि सामान्य विकास के लिए उन्हें तैयार करने के लिए सामान्य समुदाय के साथ शारीरिक, मतलब कि अन्य समूह से जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले शारीरिक विकास, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकली डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। पहला शारीरिक विकास के साथ साथ उन्हें क्या करना है, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करना है, मतलब कि इंटीग्रेटेड करना है। इनका है शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, यहाँ पर जब आप इतनी चीजें देख रहे हो, कुल मिला के इन्होंने क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग की बात करी है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग की बात करी है, मतलब कि एकीकृत करने की, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज और अदर ग्रुप्स के साथ, मतलब कुल मिला के यहाँ पे इनका एक फोकस यही था कि इंटीग्रेटिंग मतलब एकीकृत करना है, जोड़ना है, उन लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, हम लोग क्या करेंगे, उनकी नीड्स को। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले जब इन्होंने ये नीति आई, इस नीति ने सबसे पहला काम किया आवश्यकता पर जोर दिया। अब आवश्यकता पर इन्होंने देखा कि सबसे पहली नीड क्या है, सबसे पहली आवश्यकता क्या है, तो उन्होंने देखा कि जो विकलांग बालक है वो तो एक अलग ही ग्रुप में रहे, तो उनको जो है अलग ग्रुप में और विकलांग वाले ग्रुप को दोनों को मर्ज करने की बात ये सबसे पहले करता है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करी गई, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सबसे पहले बात करी गई। किसी भी नीति में सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन की अगर बात करी जाएगी तो यहीं पर बोला है। इन्होंने कहा, अब इसका स्लोगन है, इसकी लाइन क्या होगी, आएगा, सबको साथ में लेना, भविष्य की समस्याओं से सामना करने के लिए तैयार करना। ये इनकी लाइन है, क्या है कि सबको साथ में लेना, और लिखेंगे सबको साथ में लेना और भविष्य की समस्याओं के लिए तैयार करना। ये समस्याओं का
सामना करने के लिए तैयार करना, समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। इनकी ये मुख्य लाइन है कि सबको साथ में लेना और भविष्य की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना इनका मेन एम था, मेन उद्देश्य था। क्लियर, इनका मेन एम, मेन उद्देश्य क्या था, यही था आपका, ठीक है ना, कि ये जो है अच्छे जीवन के लिए इनको तैयार करना तथा अपनी समस्याओं को सक्षम, मतलब समस्याओं का सामना करने के लिए इनको सक्षम बनाना था। अब इन्होंने सक्षम बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए होंगे, इन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण उपाय, जब ये इतनी चीजें बता रहे हैं तो इनके उपाय भी तो बताएगा, प्रॉब्लम अगर बता रहे हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो ये बताएगा, तो सॉल्यूशन देखिए क्या बताते हैं इन्होंने। देखिए सॉल्यूशन के बारे में, इनके सॉल्यूशन के बारे में जब देखते हैं, इतना कंप्लीट लिख लिया हम लोगों ने। चलिए जी सर। ओके, अब देखिए अगर ये प्रॉब्लम अगर हमको बता रहे हैं तो सॉल्यूशन भी इन्होंने बताया है, इनके सॉल्यूशन को भी हम लोग देखते हैं क्या बता रही है। ठीक, इनके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बोला कि जहां भी संभव हो मोटर विकलांग, और मतलब मोटर विकलांग का मतलब बोलेंगे मोटर हैंडीकैप एंड अदर माइल्ड हैंडीकैप्ड विल बी कॉमन विथ दैट अदर, मतलब करें जहां भी संभव हो मोटर विकलांग और अन्य हल्के विकलांग बच्चों की शिक्षा दूसरों के साथ सामान्य रूप से करनी चाहिए, ये तो नॉर्मल बात थी। इन्होंने कहा कि गंभीर रूप से जो विकलांग बच्चे हैं वो उनके लिए हॉस्टल के साथ साथ विशेष स्कूल जहां तक संभव हो एक जिला मुख्यालय प्रदान किया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि स्पेशल एजुकेशन विथ हॉस्टल, मतलब विशेष शिक्षा के लिए बालकों को हॉस्टल दिए जाएंगे, ठीक है ना, हॉस्टल दे। इन्होंने बोला कि और इसका जो हेडक्वार्टर को कहाँ होगा, वो डिस्ट्रिक्ट में होगा। क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब यहाँ पर बोले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा। क्या होगा, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर में क्या होगा, हेडक्वार्टर्स में। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल के लिए। अब स्पेशल स्कूल होंगे, स्पेशल स्कूल क्या होगा, हॉस्टल, क्या होगा, हॉस्टल, हॉस्टल। आप समझ आ रहा कि यहाँ पर हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, किसके लिए, स्पेशल एजुकेशन इनको मिलेगा। जब स्पेशल एजुकेशन इनको मिलेगा तो इनकी जो है रुकने की व्यवस्था कहाँ करेगा, डिस्ट्रिक्ट करेगा। और डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ, डिस्ट्रिक्ट में जो बनेगा क्या, हेडक्वार्टर बनेगा। क्या बनेगा, हेडक्वार्टर किसके लिए बनेगा, हॉस्टल के लिए बनेगा। हॉस्टल किसके लिए, स्पेशल स्कूल के लिए। स्पेशल स्कूल कहाँ होंगे, स्पेशल स्कूल का जो है डिस्ट्रिक्ट जो होगा, डिस्ट्रिक्ट में ही हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे। ऐसा इन्होंने अपने जो है शिक्षा नीति में कहा है, ठीक है, बताया। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मतलब कह रहा कि एडुकेट अरेंजमेंट विल बी मेड टू गिव वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग किसके लिए, डिसेबल, डिसेबल चाइल्ड, ठीक है, डिसेबल चाइल्ड लिख लें। वोकेशनल को हिंदी में लिखेंगे व्यावसायिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण,
ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात, अब देखिए इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर खुद ब खुद इतने पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, तो वन बाय वन आप लिखते जाएंगे। फिर इसमें और क्या इन्होंने कहा कि शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जाए, खास तौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों से निपटने के, मतलब इन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात क्यों कही, इन्होंने इसलिए कहा कि प्राथमिक तौर पे कहते कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी रीओरिएंटेड इन पर्टिकुलर फॉर टीचर्स, वे क्या क्या कह रहा है, पर्टिकुलर फॉर टीचर्स ऑफ प्राइमरी क्लास टू डील विद द स्पेशल डिफिकल्टीज ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण तो बहुत पहले से दिया है, लेकिन अब टीचरों को ऐसा प्रशिक्षण देना है जो विशेष बच्चों की समस्याओं को हल कर सके। ठीक, ट्रेनिंग में इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है, 1986 में बोला कि ट्रेनिंग तो हो ही रही है, लेकिन अब ट्रेनिंग में ये भी टीचर्स को सिखाया जाएगा कि वो स्पेशल चाइल्ड से कैसे बिहेव करें, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो ये पॉइंट्स हो गए आपका, ठीक है ना, ट्रेनिंग में। फिर इसने उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास हर संभव तरीके से किए जाए, मतलब कि वॉलेंट्री एफर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ द डिसेबल विल बी करेज इन एवरी पॉसिबल मैनर, मतलब सभी तरीके के प्रयास किए जाए इनके लिए, ठीक है ना। तो ये आपका 1986 में इतने पॉइंट्स मिल गए। क्लियर है इतने पॉइंट आप सभी को? क्या मिला, सबसे पहले फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात बोली। उन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों को अन्य समूहों के साथ जोड़कर शिक्षा दी जाए, उनके साथ घुल मिलकर वो लोग शिक्षा पाए। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो है विशेष शिक्षा देने के लिए हॉस्टल की बात कही, और हॉस्टल भी कहाँ हो, हॉस्टल का हेडक्वार्टर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हो। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ बच्चों को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सके। फिर और इन्होंने बोला कि अब प्राथमिक स्तर पर जब टीचर जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उसको पता होना चाहिए कि विशेष जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। यदि उनको नहीं पता होगा तो वो बच्चों का भी टाइम वेस्ट करेंगे और अपना भी परेशान होंगे। तो ऐसी इनकी मंशा थी, और इनका एक लाइन था कि सबको साथ में लेकर चलना तथा विकलांग बच्चों को भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है इनका। क्लियर, बताइए। जी सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करेंगे। क्लियर, चलो। ठीक है ना, अब यहां पर हम लोग करेंगे प्रोग्राम ऑफ एक्शन, लिखते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, या इसको बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन, जो कि आया कब था, 1992 में आया था आपका। ठीक है ना, इसको कार्यक्रम योजना या कार्य की योजना कहते हैं। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो है एनपीई के बाद जो है आया था। ये किसकी समीक्षा, इसकी जो है इन्होंने क्या काम किया था 1986 में, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, चलो।
चलिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन किए। कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एक व्यावहारिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल का सुझाव दिया। कैसा दिया, लिखेंगे प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल, लिखेंगे प्रैग्मेटिक, लिखिए प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल, ठीक है, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मतलब व्यावहारिक प्लेसमेंट की ये सुझाव देते हैं। ठीक है, स्पेशल नीड बताया इन्होंने कि विशेष जरूरत, स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट या स्पेशल चाइल्ड के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि विकलांगता से ग्रसित, इन्होंने कहा कि विकलांगता से ग्रसित एक बच्चा जो सामान्य स्कूल में शिक्षित हो सकता है, उसे सामान्य स्कूल में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि किसी विशेष स्कूल में। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत ऐसी कमी है कि मान लीजिए कोई ऐसा बालक है 1 या 2 महीने में या 2, 3 या 4 महीने में वो कवर कर लेगा सामान्य बच्चों के साथ, तो उसको अलग से नहीं बैठाना है, उनको साथ में ही बैठाकर उनको शिक्षा देनी है। ठीक, फिर कहते हैं कि इसमें जिन बच्चों को पाठचर्या कौशल, संचार कौशल और बुनियादी शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने के बाद शुरू में विशेष स्कूल में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया जाता है, उन्हें भी सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसे बच्चों को जिनको जो है कह सकते हैं, कहते ट्रेनिंग इन प्लस करिकुलम, ठीक है ना, ट्रेनिंग करिकुलम स्किल, करिकुलम स्किल, करिकुलम स्किल वाले बच्चों को, और कैसे शुड बी ट्रांसफर टू जनरल स्कूल, मतलब कि विशेष और कम्युनिकेशन वाले को, जैसे जिनको कम्युनिकेशन कौशल उनका ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल जिनके पास हो, ठीक है, मतलब करिकुलम स्किल जिसके पास अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास अच्छा हो, उनको अलग से ट्रीट ना किया जाए। कुछ शुरुआत में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में वो सामान्य बच्चों के साथ बैठना सीख जाएंगे। ठीक है ना, इन्होंने इतने ही पॉइंट, यही 2 पॉइंट के बारे में इन्होंने बताया अपने में। ठीक है ना, इसमें जो है इन्होंने यही 2 चीजें बताई हैं। इन्होंने बोला है सामान्य स्कूलों में पढ़ाया जाए, और इन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करी। इन्होंने क्या करा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन की ये बात करते हैं आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ इन्होंने क्या बात किया, कम्युनिकेशन स्किल और एक्शन स्किल और लर्निंग बाय डूइंग की बात की इन्होंने, लर्निंग बाय डूइंग की ये बात करते हैं यहाँ पर। तो इतने पॉइंट्स इनके में आते हैं यहाँ पर। क्लियर, इतनी बातें इसमें आती है आपकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताओ जी सर। लर्निंग बाय डूइंग सर, लर्निंग बाय डूइंग करके ये जो सीखना। फर्स्ट आपने बताया था प्रैग्मेटिक वाली, ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए जी, जो फर्स्ट पॉइंट आपने सर बताया था वो बता दीजिए प्रैग्मेटिक की। हाँ, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल, मतलब व्यावहारिक तरीके से बच्चों को साथ में जोड़ने की बात कर रही है
है ना, कि कोई भी बालक है उसको आप केवल थ्योरेटिकल चीजें ही बताओगे और उसके जो है व्यवहार में उसके आप नहीं लाओगे, तब तक वो बच्चा कैसे सीखेगा, यही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के इसमें ज्यादा इन्होंने पॉइंट नहीं बताए हैं, जो पॉइंट थे वो बता दिए मैंने। हाँ, ये था प्रैग्मेटिक का मतलब हो गया व्यावहारिक, ठीक है ना, व्यावहारिक ना। व्यावहारिक प्लेसमेंट, प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, व्यावहारिक स्थानांतरण स्थापन, या प्लेसमेंट का मतलब होता है, प्लेसमेंट का मतलब क्या है? एक सही व्यावहारिक व्यावहारिक तरीके से उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर वो ध्यान देते हैं। क्लियर है, ये 3 पॉइंट यहाँ पर है इतने, ठीक है ना, इतना इसमें आता है आपका, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट, जय हिंद सभी को।